हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज अपन जानेंगे पादप पोषण के बारे में। ये 12वीं एग्रीकल्चर क्लास का इकाई 2 है। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पादप पोषण की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट, पौधे के प्राथमिक, द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए। मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं, मतलब मृदा में उर्वरक शक्ति किस किस के माध्यम से आती है, उनके स्रोत के नाम लिखना है ना। चौथा नंबर का क्वेश्चन इसमें एमपी है। पौधे पर नाइट्रोजन के प्रभाव एवं कमी के लक्षण लिखिए। नेक्स्ट, फास्फोरस के प्रभाव एवं कमी के लक्षण लिख लिए। और छठवा इसमें आईएमपी क्वेश्चन में है, पोटास के प्रभाव एवं कमी के लक्षण लिखिए। आ तो सभी सकते हैं, जो पोषक तत्वों के जो लक्षण हैं कमी के, है ना, या इनके प्रभाव आ तो सभी सकते हैं, मगर ज़्यादा अपने देश में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन उर्वरक ऐसे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा कमी होती है। और जब भी अपन कोई भी फसल पढ़ते हैं तो हमेशा अपन एनपीके ही का दोष देखते हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा अपने देश में कमी पाई जाती है, इसलिए इससे क्वेश्चन जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इस यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 2 नंबर के रहते हैं, यानी कि जो खाद और एक और इसके पीछे जो तीसरी यूनिट है, पादप पोषण के बाद शायद खाद रहती है ना तीसरी यूनिट। तो खाद और इन दोनों से मिलकर 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए लगभग 2 पॉइंट बहुत होते हैं ना, 2 पॉइंट, अधिकतम 3 पॉइंट अपन को एक क्वेश्चन से याद करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस यूनिट के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन इसमें पादप पोषण की परिभाषा। तो पौधे भी जीवधारी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि पौधे भी अन्य जीवधारियों की तरह जन्म, मरण, वृद्धि, भोजन, श्वसन, उष्णवेदन इत्यादि क्रियाएं होती है। अपने जीवन काल में पौधों की वृद्धि, विकास तथा उत्पादन हेतु पोषण की आवश्यकता होती है। अतः जो तत्व पौधे जीवन काल में सभी आवश्यक क्रियाओं के लिए पोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं, पोषण तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, पौधे अपने जीवन को चलाने के लिए भूमि से जो भी खनिज तत्व ग्रहण करते हैं वही पोषक तत्व या खनिज तत्व कहलाते हैं। वर्तमान में भी पोषक तत्वों की संख्या 17 हो चुकी है, निकल को जोड़कर। भी यहाँ बुक में डाटा अपडेट नहीं हुआ इसलिए 16 दी है ना। कभी विकल्प में आता है तो 17 को सही करना, कभी 17 दिखे तो, अन्यथा अपन को 16 दिख रहा है 17 नहीं है, तो उसमें अपन को 16 को सही करना है कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 16 है। कभी 17 दिखे तो फिर 17 को सही करना है। इन 17 पोषक तत्वों में से भी कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनसे पौधों का लगभग बहुत ज़्यादा शरीर का भाग बनता है, जिन्हें अपन संरचनात्मक तत्व कहते हैं ना। जिसमें जो तीन मुख्य रूप से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब मुख्य पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक में एनपी के आते हैं, जिनकी अपन अक्सर बुआई के समय, है ना, या फसलों में अपन उनको डाला करते हैं, एनपीके। अब भारतीय मृदाओं में इनकी सबसे ज़्यादा कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की। द्वितीय पोषक तत्व जिसकी अपन को मात्रा थोड़ी कम लगती है, यानी मुख्य प्राथमिक स्तर से थोड़ी कम लगती है, इसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। और सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी पौधों को बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता होती है ना। तो उनमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, दस्ता, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एक त्रिक होती है। उससे इन सबको अपन समझ सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम अपन याद कर सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा है आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। तो जो आवश्यक तत्वों की अनिवार्यता की जो कसौटी होती है वो 3 होती है। उसको किसने कब किस सन में दिया गया था, 1939 में दिया था, और 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था, अर्नोन एवं स्काउट। इसको फिर से अर्नोन वैज्ञानिक ने 1954 में संशोधित करके बताया था, है ना। इसलिए कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन दिए हों और उपरोक्त तो दो होने वाले में सही नहीं दिए, तो अपन को अर्नोन को सही करना पड़ता है कि उसने उसको फिर से पुनः परिभाषित किया था, है ना। तो अनिवार्यता कुछ कसौटी कुछ इस प्रकार की होती है, 3, कि जिस तत्व की कमी होगी वह तत्व ही, यानी उसको अपन भूमि में देंगे तो उसी से उसकी मात्रा पूरी होगी, अन्य तत्व उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। एक तो जो होता है ना। दूसरा क्या होता है, जो इस पोषक तत्व की कमी हो रही है ना, वो सीधे उपचारित क्रिया में सीधे भाग लेता है। तीसरा पॉइंट ये रहता है, इस तत्व की कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ उसके जीवन चक्र में कमी रह जाएगी, मतलब उसमें कुछ रोग लग जाएंगे, या उसमें कुछ जीवन चक्र पूरा भी हो जाए उसका तो कुछ ना कुछ उसकी कमी तो रह जाएगी, है ना।
तो इस सब के जो 3 उसके क्या होते हैं, अनिवार्यता की कसौटी के जो 3 पॉइंट होते हैं। पहला कौन-सा था? इस तत्व की कमी को कोई दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सकता। जे तत्व सीधे उपचायी क्रिया में भाग लेते हैं, इस तत्व की कमी से पौधों का जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पे दिया है उसके नीचे संरचनात्मक पोषक तत्व। तो संरचनात्मक पोषक तत्व का मतलब जो होता है जिससे पौधे की संरचना बनती है ना, तो 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन। तो कार्बन से पौधे का 45% भाग बनता है ना? हाइड्रोजन से पौधे का 6% भाग बनता है और ऑक्सीजन का पौधे से 43% भाग बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पौधे का 90 से 95% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। जो कार्बन होता है वो पौधे को वायु से प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोजन जल से अपन को पौधे को मिल जाता है और वायुमंडल से। और जो ऑक्सीजन होता है, तो तुम सबको पता होगा कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ये ऑक्सीजन पौधे को वायु से मिल जाता है। और ऑक्सीजन पौधे को जल के द्वारा भी मिलता है कि जो जल का सूत्र होता है H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जल में पाया जाता है। देखो, एक होता है मुख्य पोषक तत्व या बृहद पोषक तत्व, जिनकी अपन को 1 ppm से ज़्यादा मात्रा लगती है, यानी पौधे उनका अवशोषण 1 ppm से ज़्यादा करते हैं। जबकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका पौधे 1 ppm से कम मात्रा में उनका अवशोषण करते हैं ना। तो मुख्य पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक NPK एवं द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 3 होते हैं ना। तो मुख्य पोषक तत्व 6 है, जिसमें प्राथमिक NPK और द्वितीयक या गौण पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो जो प्राथमिक की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है अपने पौधों को, और जो द्वितीयक होती है उनकी थोड़ी कम होती है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी सबसे कम होती है। हाँ, त्रिक का नाम है सूक्ष्म पोषक तत्व को याद करने के लिए फेमन, कूजन, बोमो, कलनी। इसको एक बार लिख के देख लेना। इसमें जो शब्द जैसे बनेंगे उस हिसाब से अपन उनको जमाएंगे तो ये अपन को याद हो जाते हैं, फेमन, कूजन, बोमो, कलनी। अपना तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 कारण या 3 स्रोत लिखे, है ना। तो मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 स्रोत। पहला है खाद एवं उर्वरकों के द्वारा। जब अपन भूमि में खाद एवं उर्वरक देंगे तो खेतों में पोषक तत्व पहुँचेंगे। दूसरा है फसल के अवशेषों के द्वारा। जब भी अपन कोई फसल बोते हैं वो भूमि में सड़ जाती है ना, अपघटित हो जाती है, उसके बाद उसके जो अवशेष होते हैं उससे भी पोषक तत्व फसलों को मिलते हैं ना। इसलिए बोलते हैं कि जो फसलों का जो कचरा होता है उसको खेती में ही रोटावेटर वगैरह से दबा के सिंचाई कर देना चाहिए और फिर थोड़े समय के बाद बुआई करना चाहिए। तीसरा कौन सा है कारण जिससे मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है? वो दलहनी फसलों के द्वारा। जो दलहनी फसल होती है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है ना, तो जिससे क्या होता है भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। और भी वर्षा के द्वारा भी हो सकता है ना। जो जब वर्षा होती है तो वर्षा भी जो वायुमंडल जो 76% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो वो जब गिरते हैं पानी, तो पानी की बूंदे वो जो मात्रा होती है उसको अपने साथ लाके भूमि में छोड़ती है ना। जब बिजली कड़कती है, जब बिजली गिरती है, जब भी नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में पहुंचती है। चौथे नंबर का अपना क्वेश्चन था, नाइट्रोजन के प्रभाव एवं कमी के लक्षण। तो जो प्रभाव होते हैं उनको अपन महत्व बोल सकते हैं ना, या लाभ बोल सकते हैं नाइट्रोजन के, है ना। तो नाइट्रोजन का पहला लाभ क्या होता है? पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। जब भी अपन तुमने देखा होगा फसलों में अपन यूरिया वगैरह सींचते हैं तो 1-2 दिनों में अपन को फर्क मिल जाता है, अपनी फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाती है ना। तो नाइट्रोजन सबसे पहले असर बताता है और बहुत जल्दी असर बताता है। जैसे अपने फसलों में डाला, फसल हरी हो जाती है, पहला मैप। दूसरा, पौधे के हरे भागों में वृद्धि अधिक होती है। तो पौधे के जो हरे भाग होते हैं उनमें वृद्धि भी अधिक होती है, रंग भी हरा करती है, वृद्धि भी अधिक कर रहे हैं। तीसरा, दाने एवं चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब जो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, जिससे क्या होता है फसलों में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है ना। चौथा, दाने में पौधे में दाने मोटे एवं गूदेदार हो जाते हैं, तो दाने का आकार भी वो बढ़ाता है ना। फसल अपेक्षाकृत शीघ्रता से पकती है और फसल जल्दी पकती भी है नाइट्रोजन की अधिकता से। ज़्यादा अधिकता हो जाएगी थोड़ी लेट हो जाती है ना, हरी बनी रहती है। इसके अपन जो अधिकता से होने वाले नुकसान में देखेंगे ना, पर थोड़ा अपन को मिलेगा अच्छे से तो थोड़ी जल्दी भी पक सकती है ना, पौधों को जल्दी अपना जीवन चक्र पूरा कर लेगा। अब बहुत अधिक मात्रा मिलने से भी कुछ नुकसान होते हैं नाइट्रोजन के। जैसे बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिल रहा है पौधे को तो क्या होता है, वनस्पति वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, फसलें गिर जाती है,
और क्या दूसरा नुकसान क्या हो सकता है, पौधे बहुत ज़्यादा हरी बन हो जाती है, कोमल हो जाती है और ऐसे फसलों में रोग और कीट अधिक लगते हैं ना। तीसरा क्या नुकसान होता है, बहुत अधिक नाइट्रोजन से पौधे के भाग कोमल हो जाते हैं ना, जिससे कीट वगैरह उसमें अधिक नुकसान पहुँचाते हैं और फसलें जल्दी पकती नहीं है, ज़्यादा टाइम लेती है, हरी रहने के कारण वो जल्दी नहीं पक पाती है। अब नाइट्रोजन की कमी के लक्षण में पौधे में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी से सबसे पहले जो प्रभाव देखने को मिलता है, जो पत्तियां होती हैं उनका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पत्तियों को पहले तो हरा रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल को हुई हिंदी में पराग हरिम बोला जाता है ना। तो पहले क्या है, पराग हरिम के निर्माण में बाधा आने से पत्तियां पीली पड़ जाती है। नेक्स्ट दूसरा कारण क्या है, पत्ते पर सफ़ेद धब्बे भी बन जाते हैं, कभी कभी पत्तियां जल झुलस भी दिखाई देने, पत्ते में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। और तीसरा क्या, पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा वे अपेक्षाकृत छोटे रह जाते हैं, है ना। ये तो देखा होगा तुमने, जब नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं। दाने वाली फसलों में पहले नीचे की पत्तियां सूख जाती है, तत्पश्चात ऊपर वाली पत्तियां भी सूख जाती है। तो जो तीन जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी जो कमी के लक्षण होते हैं सबसे पहले निचली पत्तियों में देखते हैं ना। तो नाइट्रोजन की जो कमी के लक्षण है वो भी पहले निचली पत्तियों में देखेंगे। तो निचली पत्तियां सबसे पहले क्या होती है, सूखती हैं। पांचवा क्या है, गेहूं तथा दूसरी अन्य कल्ले निकलने वाली फसलों में कल्ले कम निकलते हैं। तो पांचवा क्या होता है, कल्ले कम निकलते हैं। तो अब समझना पड़ेगा कल्ले होता है क्या। जैसे अपन गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, अपन एक बीज लगाया, एक बीज से एक ही बीज थोड़ी ना पौधा उगता है, यानी एक बीज से अधिक पौधे निकलते हैं ना। ढेर सारे एक बीज लगाए, वो थोड़ा चढ़ा करता है, तो एक बीज से गेहूं की कम से कम 6-7 बारें निकलती है, कहो तो 10 बारें भी निकल जाती है ना। तो उसको बोलते हैं कल्ले फूटना या कल्ले निकलना। मक्का में कल्ला निकलता है क्या, नहीं। मक्का के एक बीज लगाए, उससे एक ही बीज एक ही पौधा बनेगा, एक बीज से एक पौधा। जबकि गेहूं और धान से अधिक कल्ले फूटते हैं, अधिक निकलते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से कल्ले की संख्या कम निकलती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था, पौधों में फास्फोरस के प्रभाव एवं कमी के लक्षण। तो अपन पहले कार्य प्रभाव या इसके महत्व या लाभ देखते हैं ना, फास्फोरस के कार्य। तो फास्फोरस का सबसे जो प्रमुख कार्य होता है वो जड़ की वृद्धि करना होता है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, जड़ का पर्याप्त विकास होता है जिससे फसल गिरने से बच जाती है। जितनी अधिक घिरी जल होगी उतने अधिक मात्रा में पौधा भूमि से पोषक तत्व लेगा, उतना मजबूत होगा, उतना वो वायु से गिरने से बचेगा। दूसरा क्या है, इस तत्व का नई कोशिका के बनने तथा पत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब जहाँ जो फास्फोरस होता है नई कोशिका को बनाने में भी महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है ना। तीसरा क्या है, यह कोशिकाओं में एटीपी, डीएनए, आरएनए निर्माण व प्लाज्मा झिल्ली के फास्फोलिपिड पदार्थों का प्रमुख अवयव होता है ना। तो इनका अवयव होता है, मतलब एटीपी में फास्फोरस पाया जाता है, डीएनए में भी फास्फोरस पाया जाता है, उनका प्रमुख अवयव होता है। चौथा कौन सा है, यह तत्व पौधे में बीज बनने तथा फसल की परिपक्वता में विशेष प्रभावशाली। मतलब पौधे में बीज बनाने में और उनकी परिपक्वता लाने में भी फास्फोरस मुख्य रूप से प्रभावशाली होता है। लास्ट फास्फोरस का कार्य, यह तत्व पौधों के उत्तकों के श्वसन में भी सहायक होता है। फास्फोरस की कमी के लक्षण। तो सबसे पहले क्या होता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। फास्फोरस की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पत्तियों पर एंटोसाइनिन के धब्बे दिखाई देते हैं तथा वे सिर की गिर जाती है। एंटोसाइनिन के धब्बे जो दिखते हैं वो भी निचली पत्तियों में दिखेंगे पहले, है ना। पौधों की जड़ों का पर्याप्त विकास नहीं होता है। फास्फोरस का मुख्य कार्य है जड़ों का विकास करना। जब इसकी कमी होगी तो जड़ का पर्याप्त विकास नहीं हो पाएगा, फसल जल्दी गिरेगी। कुछ इस टाइप के लक्षण अपन को फास्फोरस की कमी में देखने को ज़्यादा मिलेंगे, है ना। पौधे अब ज़्यादा पानी का अवशोषण नहीं कर पाएंगे, पोषक तत्वों का अवशोषण भी नहीं कर पाएंगे जब जड़ ही नहीं बढ़ेगी तो, है ना। फल फूल एवं बीजों का आकार छोटा रह जाता है जिससे पैदावार कम मिलती है। पैदावार कम मिलने का वही कारण है कि पौधा ना तो ज़्यादा पानी ले पा रहा है, ना तो ज़्यादा पोषक तत्व ले पा रहा है भूमि से, है ना। फसल अपेक्षाकृत देर से पकती है। तो ये सब किसकी कमी के लक्षण है, फास्फोरस की कमी के लक्षण। अब इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है जो आईएमपी में है, पोटास या पोटेशियम के कार्य या कमी के लक्षण। देखो जो पोटास होता है उसी को पोटेशियम बोला जाता है ना। किसी किसी बुक में पोटास लिखा है, किसी में पोटेशियम लिखा है।
तो बहुत सी बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि पोटास अलग है, पोटेशियम अलग है। वो अलग नहीं है, उनके नाम अलग अलग उनको बोला जाता है, होता तब वो पोटास और पोटेशियम एक ही है, उन्हें कैसे दर्शाया जाता है। तो आइए देखते हैं पोटास के महत्व। तो वो जो पोटास का जो सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, पौधे का रंग बढ़ाना, है ना? उसकी जो चमक होती है उसको बढ़ाना, पौधे में जो पानी का उत्सर्जन होता है ना, तो उसको रोकना, उसको कम ज़्यादा करना, पत्ती के रंग को खोलना बंद करना, ये सब पोटास के कार्य होते हैं। अब अपन इनको समझते हैं एक एक करके। पहला कार्य है पोटास का। पोटास की उपयुक्त मात्रा में भूमि में पाए जाने से पौधे के तनों को मजबूत बना देता है, जिससे पौधे गिरते नहीं है। मतलब पोटास से पौधे का तना जो होता है वो मजबूत होता है। दूसरा क्या है, यह नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है तो ये पोटास है ना, वजह नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा को भी संतुलित बनाए रखता है, उनकी मात्रा को भी साथ में लेकर चलता है, मतलब कम ज़्यादा नहीं होने देता है पोटास, है ना। तीसरा इसका मैप क्या है, पौधे में प्रोटीन, पत्तियों में शर्करा, स्टार्च के निर्माण में सहायता देता है। यानी पत्तियों में प्रोटीन जब बनेगा, शर्करा बनेगी और स्टार्च बनेगा तो उनके निर्माण में सहायता करता है। यह बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी भूमि में नियंत्रण करता है। जो रंध्र होते हैं ना, जिनको खोलने बंद होने का कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधे में जो बाष्पोत्सर्जन होता है ना, वो भी इसके कारण नियंत्रित होता है। किसके कारण? पोटास के कारण। पांचवा क्या है, पौधे में कीट रोग तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति बढ़ाता है। मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी पोटास या पोटेशियम के द्वारा बढ़ती है। छठवां क्या है इसका महत्व, पौधे में भोजन तथा जल को आवश्यकता अनुसार पौधे में पहुंचाने में सहायता करता है। मतलब जो इसने पौधे ने भोजन बनाया है उसको किस भाग में कहाँ पे पहुंचाना है, इसका कार्य भी कौन करता है? पोटास पोटेशियम करता है। पोटास की कमी के लक्षण। पोटास या पोटेशियम की कमी के लक्षण पहला कैसे हैं इसमें, इसकी कमी से पत्तियां पर निर्जीव धब्बे अंगमारी बन जाती है। मतलब जो निचली पत्तियां रहेंगी उसमें निर्जीव छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं ना। शीर्ष प्रभाविता कम हो जाती है तथा पौधे झाड़ी सदृश हो जाते हैं। मतलब पौधे जल्दी बढ़ेंगे नहीं, वो निचली सतह पे उनमें ढेर सारी शाखाएं जैसे जाएंगी, वो झाड़ी टाइप बन जाएंगे, है ना। जैसे झाड़ी तुमने देखी होगी, ज़्यादा ऊंची नहीं होती है और ढेर सारी उसमें डगाले जाती है, मतलब झाड़ी जैसे हो जाते हैं पोटास की कमी से। तीसरा क्या है, पौधे में इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है। तो इंटरनोड समझना पड़ेगा किसको बोलते हैं। तो गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने में आँख होती है, एक नीचे आँख होती है, एक ऊपर होती है, और बीच का जो भाग होता है जिसको अपन खाने में यूज लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो जो इसकी जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है ना। तो बहुत सी फसलें होती हैं जिनमें इंटरनोड पाया जाता है, तो इनकी लंबाई कम हो जाती है। पौधों का तना कमज़ोर हो जाता है, जिससे वह सिर्फ गिर जाते हैं। मतलब तना मजबूत कर रहा था पोटास, अब जहाँ पे उसकी कमी से तना कमज़ोर भी हो जाएगा। पौधे रोगों के प्रति अधिक संवेदी हो जाते हैं। मतलब कोई भी जब रोग वगैरह लगेगा फसलों को तो वो खटाक से उनको लग जाएगा, कीट वगैरह भी उनको झल्ली से लग जाएगा। मतलब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है पोटास की कमी से। तो वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।